रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 2। वर्तिका दिल्ली की उस तपती दोपहर में सड़क किनारे खड़ी थी। आसमान से आग बरस रही थी और दूर जाती हुई उस काली रेंज रोवर की धूल अब उसके चेहरे पर जम चुकी थी। उसने एक गहरी और लंबी सांस ली, जिसे शायद गुस्से और बेबसी का मिला जुला एहसास कहा जा सकता था। इंसान है या लोहे का खंभा? उसने बड़बड़ाते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखें अभी भी उस झटके से नम थीं जो उसे खिड़की के फ्रेम से लगा था। तभी उसके पीछे से गाड़ियों की आने की आवाज सुनाई दी। वर्तिका की आंखों में उम्मीद की एक चमक जाग गई थी। उसे याद आया कि सीएम कभी अकेले नहीं चलते, उनके पीछे उनका सिक्योरिटी काफिला हमेशा होता है। शुक्र है भगवान का। उसने राहत की सांस ली। कम से कम ये लोग तो मुझे लिफ्ट दे ही देंगे। वह मन ही मन बड़बड़ाई। जैसे ही सिक्योरिटी की पहली सफेद स्कॉर्पियो नजदीक आई, वर्तिका जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगी थी। उसने सड़क के थोड़ा बीच में आकर रुकने का इशारा किया। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। वर्तिका के चेहरे पर मुस्कान आई ही थी कि ड्राइवर ने उसकी तरफ एक बेरुखी भरी नजर डाली और बिना रुके गाड़ी की रफ्तार फिर से बढ़ा दी थी। एक के बाद एक 3 गाड़ियां गुजरी, दूसरी गाड़ी गुजरी, फिर तीसरी। वर्तिका चिल्लाती रही, रुको, मैं सर की सेक्रेटरी हूँ। अरे सुनो तो। सिक्योरिटी वालों के लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता था, वरदान सिंह शेखावत। उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि काफिला कहीं नहीं रुकना चाहिए, खासकर तब जब सीएम की गाड़ी आगे निकल चुकी हो। आखिरी गाड़ी भी एक लंबा सा सायरन बजाती हुई वर्तिका को गर्म हवा के थपेड़ों और धूल के गुबार में छोड़कर ओझल हो गई थी। वर्तिका हक्की बक्की वहीं खड़ी रह गई थी। उसके हाथ हवा में ही ठिठक गया था। मतलब सच में कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसने अपनी डायरी को सीने से चिपकाया और सड़क की अंधियां दूरी को देखा। उसने अपनी घड़ी देखी। वरदान सर ने कहा था आधा घंटा। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो वो मुझे सस्पेंड करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसके दिमाग में तुरंत घर का नजारा घूमने लगा था। उसे याद आया कि कैसे उसकी मम्मी और पापा इस सेक्रेटरी वाली नौकरी पर फूले नहीं समा रहे थे। अगर वो आज पहले ही महीने में सस्पेंड होकर पहुंची तो क्या होगा? उसके दिमाग में नौकरी जाने का डर किसी भूत की तरह नाचने लगा था। अगर आज सस्पेंड हुई, वर्तिका ने बुदबुदाते हुए कल्पना की। उसे अपने घर का वो मंजर याद आने लगा जहाँ उसके मम्मी पापा सोफे पर बैठे होंगे। जैसे ही वे घर में कदम रखेगी, पापा अपनी ऐनक नाक पर टिकाकर पूछेंगे, प्रभा जी, चप्पलों का हार कहाँ है? स्वागत कीजिए हमारी बिटिया रानी का, क्योंकि उसने हमारा नाम जो रोशन किया है। और मम्मी, वो तो उनसे भी 2 हाथ आगे, वो तो सीधा रसोई से बेलन लेकर निकलेंगी। मेरी लाडू रानी सस्पेंड हो गई, अब घर के बर्तन मांजो और झाड़ू लगाओ। कम से कम यहाँ तो कोई सस्पेंड नहीं करेगा। नहीं नहीं, चप्पलों का हार और मम्मी के ताने झेलने से बेहतर है कि मैं सड़क पर ही शहीद हो जाऊं। वर्तिका ने जोर से अपना सिर झटका। उसने अपनी सैंडल के स्ट्रैप कसी और अपनी भारी भरकम डायरी को सीने से लगा लिया था। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा था और उनके बीच में वर्तिका अपनी डायरी संभालते हुए ओलंपिक के एथलीट की तरह दौड़ने लगी थी। 5 मिनट के अंदर ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। पसीने की बूंदें उसकी उस छोटी सी लाल बिंदी के आसपास जमा होने लगी थी। पेट में बैठे चूहे अब क्रांति करने लगे थे, जैसे कह रहे हों, मैडम, दौड़ना था तो पहले कुछ खिला तो दिया होता। राह चलते लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही हो। किसी ऑटो वाले ने पास आकर पूछा, मैडम जी, बैठना है क्या? वर्तिका हाफते हुए चिल्लाई, नहीं भैया, अगर ट्रैफिक में फंस गई तो वो लॉर्ड गवर्नर मुझे सूली पर लटका देंगे। ठीक 25 मिनट बाद पसीने में तरबतर बिखरे हुए बालों और धूल भरी चप्पलों के साथ वर्तिका उकला के उस सरकारी स्कूल के गेट के पास पहुंची। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक किए, शर्ट का कॉलर सीधा किया और डायरी को सीने से लगाकर सीधी खड़ी हो गई थी। उसके होठों पर एक छोटी सी विजयी मुस्कान आ गई थी। वाह वर्तिका परमार, क्या दिमाग पाया है तुमने? उसने खुद से ही बुदबुदाकर कहा। ब्लिंकिट की 10 मिनट वाली सर्विस का सही फायदा उठाया। उसने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। वह वर्तिका, धनिया मिर्च तो लोग मंगाते ही रहते हैं, आज तूने खुद को ही डिलीवर कर दिया और सीएम सर से पहले ही स्कूल पहुंच गई। उसने हल्के से अपना कॉलर फिर से सेट किया और गर्व से सिर हिलाया। लोग कहते हैं किस्मत तेज होनी चाहिए, हमारी तो अगली बुलेट ट्रेन है। वो अभी भी सांस फूलने की वजह से खंबे का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। तभी उसने सामने देखा। सामने काली रेंज रोवर खड़ी थी। वरदान सिंह शेखावत अपनी पूरी गरिमा के साथ गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर वही पत्थर जैसा भाव था। उन्होंने अपनी कलाई घुमाकर घड़ी देखी। दोपहर के 2:28 बजे थे। वरदान ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और उस बदहाल लड़की को देखा जो गेट के खंबे को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वर्तिका ने किसी तरह सीधे खड़े होने की कोशिश की और टूटी फूटी आवाज में बोली, पहुंच गई सर, रिपोर्टिंग ऑन टाइम। वरदान की ठंडी और गहरी नजरों ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसके कोट पर अभी भी वर्तिका के सिर का वो एहसास शायद कहीं दबा हुआ था, जिसे उसने झटक दिया था।
5 मिनट देर से हैं आप, मिस वर्तिका। प्रधान की आवाज़ में रत्ती भर भी रहम नहीं था। मेरा आधा घंटा आपकी रिपोर्टिंग के लिए नहीं, मेरे निरीक्षण शुरू करने के लिए था। अपनी डायरी खोलिए और स्कूल के रजिस्टर चेक करना शुरू कीजिए, फौरन। वर्तिका का मन किया कि वहीं जमीन पर लेट जाए, पर चप्पलों का हार वाली बात याद आते ही उसने कांपते हाथों से अपनी पेन निकाली। वर्तिका ने अपनी आंखों के आगे आते अंधेरे को रोका और जल्दी जल्दी डायरी खोल ली थी। वरदान शेखावत के चेहरे पर अनुशासन की ऐसी लकीर थी जिसे पार करना नामुमकिन था। वो बिना पीछे मुड़े तेजी से स्कूल के गलियारे में दाखिल हुए। वरदान एक एक क्लास का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहे थे। उनकी लंबी कदकाठी और रसूख को देखकर टीचर्स के पसीने छूट रहे थे। वर्तिका उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, कभी रजिस्टर थामती तो कभी पॉइंट्स नोट करती। तभी वे कक्षा 3 के एक कमरे में पहुंचे। वहां एक छोटा सा बच्चा जिसकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था अपनी डेस्क पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। वरदान को देखते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया था। वरदान ने अपनी तीखी नजरों से उस बच्चे को देखा। सबको लगा अब डांट पड़ेगी, पर तभी वह बच्चा मासूमियत से बोला, अरे लंबे वाले अंकल आ गए। अंकल, आप हमें ऐसे घूर कर डरा क्यों रहे हो? शब्द सुनकर वरदान के चेहरे की सख्ती एक पल के लिए डगमगा गई थी। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी जैसे वे इस शब्द के आदी ना हो। तभी उस बच्चे की नजर पीछे खड़ी पसीने से तरबतर वर्तिका पर पड़ी। वह खुशी से ताली बजाकर बोला, ओए देखो, अंकल के साथ कितनी क्यूट दीदी आई है। दीदी, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? आप धूप में खिलकर आई हो क्या? पूरी क्लास के बच्चे अब वर्तिका को घेरने लगे थे। एक छोटी सी लड़की ने वर्तिका का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, क्यूट दीदी, क्या ये लंबे अंकल बहुत खड़ूस हैं? इन्होंने आपको रुलाया है क्या? वर्तिका की जान हलक में थी। उसने डरते हुए वरदान की तरफ देखा, जिनका चेहरा अब और भी अजीब हो गया था। वो ना तो गुस्सा कर पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। वर्तिका ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं 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 बच्चों, अंकल, मेरा मतलब है सर बहुत अच्छे हैं। हम बस आपका स्कूल देखने आए हैं। ये दिल्ली के सीएम हैं। जैसे ही वर्तिका के मुंह से दिल्ली के सीएम शब्द निकला, पूरे स्कूल में मानो बिजली दौड़ गई थी। प्रिंसिपल साहब, जो अब तक पसीने पहुंच रहे थे, फौरन अटेंशन की मुद्रा में आ गए थे और टीचर्स अपनी साड़ियां और फाइलें ठीक करने लगे थे, क्योंकि वरदान के चेहरे पर मास्क और गॉगल्स लगे होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाए थे। वरदान ने एक गहरी सांस ली। उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं था और अब पूरा कॉरिडोर नमस्ते सर की आवाजों से गूंज रहा था। उन्होंने वर्तिका की तरफ एक तिरछी नजर डाली, जैसे कह रहे हों, क्या ढिंडोरा पीटना जरूरी था? लेकिन बच्चे, उन्हें कहाँ पता था कि प्रोटोकॉल क्या होता है। वो तो सीएम नाम सुनकर उनके पास आकर उसके हाथ पकड़ने लगे थे। वरदान ने एक ठंडी सांस ली और मेज पर रखे मिड डे मील के रजिस्टर को अपनी तरफ खींचा। मिस वर्तिका, बच्चों से दोस्ती बाद में कीजिएगा। पहले देखिए कि इन बच्चों को कल खाने में क्या मिला था। और हाँ, वो थोड़ा रुके और उन बच्चों की तरफ देखकर बोले, मैं अंकल नहीं हूँ। तभी वही छोटा बच्चा फिर से बोला, तो क्या आप पुलिस वाले हो? क्यों दीदी, बताओ ना। वर्तिका को इस गंभीर माहौल में भी हंसी आने लगी थी। उसने देखा कि वरदान गुस्से से उसे घूर रहे थे, जैसे इन सब की वजह भी वही हो। वरदान की बर्फीली नजरों ने वर्तिका को जैसे वहीं जमा दिया था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी कलाई घड़ी पर टैप किया, जिसका साफ मतलब था मजाक खत्म, काम शुरू। अगला 1 घंटा स्कूल के स्टाफ के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वरदान ने मिड डे मील के रजिस्टर और ड्रेस वितरण की फाइलों को ऐसे खंगाला जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। मिड डे मील के बिलों में जिस दाल की कीमत लिखी थी, असलियत में बच्चों की थाली में सिर्फ पानी था। और बच्चों की नई ड्रेस के लिए जो फंड पिछले 3 साल से आ रहा था, उसका कोई अता पता नहीं था। वही छोटा बच्चा अब भी अपनी रोटी बटन वाली शर्ट में खड़ा था। वरदान का चेहरा गुस्से से और भी गहरा हो गया था। उन्होंने फाइल मेज पर पटकी और कड़क आवाज में बोले, प्रिंसिपल साहब, बच्चों के निवाले और उनके हक की ड्रेस चुराकर आप चैन की नींद कैसे सो लेते हैं? प्रिंसिपल के हाथ पैर कांपने लगे थे। वरदान ने वर्तिका की तरफ देखे बिना आदेश दिया, नोट कीजिए मिस वर्तिका, ओखला के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच के आदेश अभी टाइप होने चाहिए। स्कूल में सन्नाटा पसर गया था। वरदान तेजी से मुड़े और लंबे डग भरते हुए गेट की तरफ निकल गए थे। वर्तिका हाफती हुई अपनी डायरी समेटकर उनके पीछे भागी। जैसे ही रेंज रोवर का दरवाजा खुला और वर्तिका अंदर बैठने के लिए आगे बढ़ी, वरदान अचानक रुक गए थे। उनकी नजरें वर्तिका के कपड़ों पर पड़ी। आयरन की हुई शर्ट थोड़ा अस्त व्यस्त थी, चेहरे पर पसीने और धूल की परत थी और उसकी चप्पलों के साथ पैरों पर ओखला की सड़कों की काफी मिट्टी जमी हुई थी। वरदान ने एक तिरछी और ठंडी नजर उस पर डाली। मिस वर्तिका, वरदान की आवाज बहुत ही लो पिच और गहरी थी, आप बहुत मैसी हो रही हैं। कपड़ों और पैरों पर इतनी मिट्टी। आप समझदार हैं कि इस हालत में सीएम की गाड़ी की लेदर सीट पर बैठना कितना अजीब है। वर्तिका का पैर हवा में ही रुक गया था। उसे अपनी बेबसी और थकान पर रोना आ रहा था, पर वरदान के चेहरे पर रहम का एक कतरा भी नहीं था। और हाँ, वरदान ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, शाम 5 बजे मेरी एक अहम मीटिंग है। उसमें बोले जाने वाले स्पीच तब तक तैयार हो जानी चाहिए।
आपके पास 1.5 घंटा है। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया था। वर्तिका वहीं धूल भरी सड़क पर खड़ी रह गई थी। धूल भरी गर्म हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी और सामने से उस लॉर्ड गवर्नर की चमचमाती गाड़ी ओझल हो चुकी थी। उसने अपने गंदे पैरों को देखा, फिर उस डायरी को जिसमें अभी 1 घंटे की मेहनत और ढेर सारे निलंबन के आदेश लिखे थे। गुस्से, थकान और भूख ने मिलकर उसके सब्र का बांध तोड़ दिया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी ताकत से चिल्लाकर उस जाती हुई गाड़ी की दिशा में चीखी, सुना आपने? भगवान करे आपकी शादी हो जाए, और सीधी शादी नहीं, ऐसी बीवी मिले जो आपको अपनी उंगलियों पर नचाए, जो आपको लट्टू की तरह अपने पीछे पीछे घुमाए और आपको पानी पीने का वक्त भी न दे। वह हाँफने लगी थी, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने हवा में हाथ लहराते हुए आगे कहा, तब पता चलेगा आपको कि प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन क्या होता है, जब वो आपसे अपने सैंडल पॉलिश करवाएगी और शॉपिंग बैग्स उठवाएगी, नाराज होने पर उठक बैठक लगवाएगी। तब याद आएगी आपको इस बेचारी सेक्रेटरी की, जंगली प्लॉटे कहीं के। आसपास खड़े कुछ लोग और स्कूल के बाहर खड़े गार्ड्स उसे हक्के बक्के होकर देख रहे थे। वर्तिका को अचानक एहसास हुआ कि वह सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जोरू का गुलाम बनने का श्राप दे रही है। उसने झेपते हुए अपनी शर्ट को ठीक किया और बालों की लट को कान के पीछे अटकाया। देख क्या रहे हैं? कभी किसी को श्राप देते नहीं देखा। उसने गार्ड्स को घूरा, जिन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली थी। उसने अपनी घड़ी देखी, दोपहर के 3:45 बज रहे थे। 5 बजे मीटिंग है, स्पीच तैयार करनी है और मेरे पास सिर्फ 1.25 घंटा है। उसने एक ठंडी हवा भरी। उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। उसने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को हाथ दिया। भैया, सचिवालय चलोगे? और हाँ, रास्ते में कहीं एक बड़ा पाव या कुछ भी खाने को मिल जाए तो रुक जाना, वरना आज आपकी ये सवारी भूख के मारे शहीद हो जाएगी। ऑटो के अंदर की तपती सीट पर बैठते ही वर्तिका ने अपनी डायरी गोद में पटकी और जोर से हाथ से पंखा करने लगी थी। उसके बगल में एक 55 साल की गरिमामय महिला बैठी थी, जिन्होंने सूती साड़ी पहनी थी और चश्मा लगा रखा था। वह बड़ी शांति से वर्तिका के लाल टमाटर जैसे चेहरे और धूल भरे पैरों को देख रही थी। महिला ने बड़े प्यार से वर्तिका के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? इस गर्मी में कहीं भाग कर आई हो क्या? वर्तिका ने अपनी झुंझलाहट भरी आंखों से उन्हें देखा और लंबी सांस लेकर बोली, आंटी, ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। वर्तिका की बात सुनकर उन महिला की आंखों में एक गहरी ममता और चिंता उभर आई थी। उन्होंने बड़े ही कोमलता के एहसास के साथ वर्तिका के पसीने से तरबतर हाथ अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श इतना सुकून भरा था कि वर्तिका की आधी झुंझलाहट उसी पल शांत हो गई थी। महिला ने वर्तिका की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमे और आत्मीय स्वर में पूछा, बेटा, ऐसे परेशान हो तो जरा खुलकर बताओ। अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया है या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो डरो मत, मैं हूं ना, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। वर्तिका, जो अब तक गुस्से में उबल रही थी, उस अपनेपन वाले स्पर्श को पाकर एकदम पिघल गई थी। उसने एक लंबी सांस ली और उन महिला के और करीब खिसक आई थी। आंटी, परेशानी तो इतनी है कि पूरी किताब लिख दूं। वर्तिका, जो कब से भरी बैठी थी, से बस अपनी भड़ास निकालने के लिए कोई कंधा चाहिए था, वह उन महिला के कान के बिल्कुल करीब झुकी और फुसफुसाते हुए पर पूरी शिद्दत से बोली, आपको पता है, हमारे सीएम जंगली प्लॉटे हैं, एकदम खड़ूस और पत्थर दिल। ये सुनते ही उन महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी थी, पर वर्तिका तो जैसे शुरू हो चुकी थी। सच कह रही हूँ आंटी, वो कोई इंसान नहीं, अड़ियल घोड़ा है। खुद तो लोहे के बने हैं और समझते हैं कि बाकी सभी मशीन है। पहले मुझे सड़क पर छोड़ दिया, फिर धूप में दौड़ाया और अब कहते हैं 5 मिनट तक स्पीच लिखो। अरे क्या मैं रोबोट हूँ? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। शायद वो अपने काम को लेकर थोड़े ज्यादा सख्त होंगे। सख्त नहीं, वो तो आफत है। वर्तिका ने एक गहरी और बेबसी भरी सांस ली, जैसे उसके अंदर गुस्से का कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। वह आंटी की और करीब खिसक आई और अपनी आवाज को थोड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, और आंटी, आप यकीन नहीं करेंगी, इस इंसान का मीठी कॉफी और मीठी जुबान से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। मतलब मिठास क्या होती है, शायद इनके शब्दकोश में ही नहीं है। आंटी ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, क्यों बेटा, क्या जरा भी प्यार से बात नहीं करते? वर्तिका ने चिढ़कर अपना सिर झटका और बोली, प्यार? आंटी, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पैदा होने पर उनकी मम्मी ने उन्हें दूध नहीं बल्कि नीम और करेले का जूस पिलाया हो। तभी तो हर बात में इतनी कड़वाहट और इतना गुस्सा भरा रहता है। जबान क्या है, जैसे कैंची चलती है, तेज और धारदार। उन आंटी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, मानो वे अपनी हंसी रोकने के लिए अपनी हथेली को जोर से दबा रही हों। उन्होंने धीरे से कहा, नीम और करेला, इतना कड़वा है मेरा मेरा मतलब है मुख्यमंत्री जी। उससे भी ज्यादा आंटी, वर्तिका ने हाथ नचाते हुए कहा, बस मेरी एक ही आखिरी इच्छा है भगवान से, बस यही प्रार्थना है
कि एक बार उनकी मम्मी से मिल पाऊं, उन्हें जाकर समझाऊं कि आंटी जी, जब घोड़ा बेलगाम हो जाए तो शादी की नकेल डाल देनी चाहिए। एक बढ़िया सी बीवी आएगी ना, जो उन्हें सुबह शाम बेलन दिखाएगी, तब जाकर उनके दिमाग के ये काले बादल हटेंगे और होश ठिकाने आएगा। वे महिला अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी और खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उन्होंने वर्तिका का हाथ थपथपाया और कहा, तुम्हें लगता है शादी के बाद सुधर जाएंगे? 100% आंटी। मेरे पापा भी सरकारी विभाग में हैं, लेकिन मम्मी के बेलन के आगे बोलती बंद रहती है। वर्तिका ने आत्मविश्वास से कहा, अभी जो ये लॉर्ड गवर्नर बनकर घूमते हैं ना, फिर वे घर में चुपचाप मटर छीलते नजर आएंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वर्तिका अभी बात कर ही रही थी कि तभी ऑटो सचिवालय के गेट के पास रुका। वर्तिका ने जल्दी से पैसे दिए और उतरते हुए बोली, प्रार्थना करना आंटी कि आज मेरी स्पीच उन्हें पसंद आए, वरना कल आप मुझे इसी ऑटो में सस्पेंडेड बोर्ड लगाकर घूमते हुए देखेंगी। महिला ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखा और ऑटो आगे बढ़ गया था। वर्तिका को क्या पता था कि जिस महिला को वह जंगली बिलोटे की शादी की सलाह दे रही है, वह कौन थी। वर्तिका ने ऑटो से उतरते ही पास की एक छोटी सी रेहड़ी से जल्दी में एक ब्रेड पकौड़ा खरीदा। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने बिना किसी प्रोटोकॉल की परवाह किए 2-3 बड़े निवालों में उसे खत्म किया और पसीने से तरबतर चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए सचिवालय की भारी भरकम गेट की तरफ सर पर दौड़ लगा दी थी। उसे नहीं पता था कि पीछे ऑटो में बैठी वह महिला उसे बड़े गौर से देख रही थी। वर्तिका के ओझल होते ही महिला ने ऑटो वाले से बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, भैया, आप मुझे सचिवालय के वीआईपी गेट पर उतार दीजिए। उनके चेहरे पर एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान थी। वे बार बार वर्तिका के दिए हुए विशेषणों को मन ही मन दोहरा रही थी और उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जंगली बिलौटा, उन्होंने धीरे से बुदबुदाया और फिर खिलखिला पड़ी थी। अड़ियल घोड़ा, घोड़े की नकेल। जैसे जैसे ऑटो सचिवालय के करीब पहुंच रहा था, वह खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से ही कहने लगी, वर्धान बेटा, तुम्हारी नई सेक्रेटरी तो कमाल की है। तुम्हें लट्टू बनाने का इरादा रखती है। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी, जैसे उन्हें अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज मिल गया हो। उन्होंने चश्मा ठीक किया और ऑटो से उतरते ही सीधा मुख्यमंत्री के निजी चैम्बर की तरफ रुक किया। उनके चलने के अंदाज में एक अलग ही रौब था, जिसे देखते ही वहां तैनात गार्ड्स ने झुककर सलाम किया। उधर वर्तिका, जो अपनी डायरी और पसीने से भीगी फाइल संभाले अंदर की तरफ भाग रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस आंटी को उसने अपने दिल के सारे राज और लॉर्ड गवर्नर के लिए अपने श्राप सुनाए थे, वह कोई और नहीं बल्कि वरदान सिंह शेखावत की माताजी सुलोचना देवी थी। सचिवालय के गलियारों में वर्तिका किसी तूफान की तरह भाग रही थी। एक हाथ में आधी फाइल, दूसरे में पेन और दिमाग में सिर्फ शाम के 5 बजे वाली स्पीच। उसने अपने कैबिन में पहुंचते ही जैसे युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया था। शिक्षा, बजट, ओखला स्कूल का भ्रष्टाचार। नहीं, लॉर्ड गवर्नर को शब्द थोड़े भारी चाहिए। वर्तिका बुदबुदाते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। बस 25 मिनट बचे हैं। हे भगवान, आज बचा लेना। उधर सुलोचना जी, यानी वर्धान की माँ, वीआईपी गेट से सीधे मुख्यमंत्री के निजी चैम्बर की ओर बढ़ रही थी। उनके लिए किसी अपॉइंटमेंट या अनुमति की जरूरत नहीं थी। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी उन्हें देखते ही अदब से पीछे हट गए थे। सुलोचना जी कभी मीडिया के सामने नहीं आई थी, पर सचिवालय का पुराना स्टाफ उन्हें जानता था। उनके चेहरे पर अभी भी ऑटो वाली उस क्यूट लड़की की बातें घूम रही थी। प्रधान सिंह शेखावत अपनी बड़ी सी ओक की लकड़ी के टेबल पर झुके हुए कुछ फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे। कमरे का एसी पूरी क्षमता पर चल रहा था, एकदम वैसा ही ठंडा जैसा उनका मिजाज। तभी दरवाजा खुला। वर्धान ने सिर उठाए बिना कड़क आवाज में कहा, मिस वर्तिका, मैंने कहा था कि जब तक स्पीच तैयार ना हो जाए अंदर मत आइएगा। तो आप अपनी माँ को भी स्पीच सुनाकर ही अंदर आने दोगे? सुलोचना जी की शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज गूंजी। वर्धान ने झटके से सिर उठाया। उनके चेहरे के सख्त भाव पल भर में गायब हो गए थे और वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। माँ, आप यहाँ अचानक? आपने फोन किया होता, हम गाड़ी भेज देते। सुलोचना जी एक मखमली सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराईं। गाड़ी की क्या जरूरत? मैं तो एक बड़े ही दिलचस्प ऑटो से आई हूँ और रास्ते में मुझे हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें पता चली हैं। वर्धान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ऑटो? माँ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। छोड़ो तुम्हारा प्रोटोकॉल वर्धान। सुलोचना जी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुझे तो बस ये जानना है कि ये जंगली बिलोटा और अड़ियल घोड़ा जैसे नाम तुम्हें किसने दिए हैं? वर्धान का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। क्या? ये शब्द किसने कहे आपसे? ठीक उसी पल वर्तिका हल्का सा गेट नॉक करके हाफते हुए कैबिन का दरवाजा धकेल कर अंदर आ गई थी। सर, स्पीच तैयार है, सॉरी थोड़ा लेट। उसकी आवाज वहीं के वहीं जम गई थी। उसने देखा कि वर्धान के सामने सोफे पर वहीं ऑटो वाली आंटी बैठी थी
वर्तिका की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसकी डायरी उसके हाथ से फिसलते फिसलते बची थी। वर्तिका की स्थिति उस वक्त ऐसी थी जैसे किसी ने उसे बीच समुद्र में बिना पतवार के छोड़ दिया हो। उसकी सांसें तो पहले से ही दौड़ने की वजह से तेज थीं, पर अब भी डर के मारे रुकने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और डायरी की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। उसने मनी मन अपनी बदकिस्मती को कोसा। हे भगवान, मुझे पता था कि मैं अनलकी हूँ, पर इतनी ज्यादा अनलकी हूँ ये नहीं पता था। पूरी दिल्ली में मुझे वही ऑटो मिला और उसी ऑटो में साक्षात लॉर्ड गवर्नर की रिलेटिव बैठी थी। अब तो मेरा सस्पेंशन क्या, सीधा देश निकाला पक्का है। सुलोचना जी ने वर्तिका की हालत देखी, जो अब किसी भी पल जमीन पर ढेर हो सकती थी। उन्होंने अपनी मुस्कान को और गहरा किया और वरदान की ओर मुड़कर बोली, क्या हुआ वरदान, अपनी सेक्रेटरी से स्पीच नहीं लोगे? बेचारी कितनी मेहनत से हाथ में ब्रेड पकौड़ा लिए ट्रैफिक में दौड़ते हुए आई है। वरदान का चेहरा गुस्से और हैरानी के बीच झूल रहा था। उसने वर्तिका को अपनी उन अंगारों जैसी आंखों से देखा जिनसे वर्तिका पहले से ही डरती थी। मिस वर्तिका, वरदान की आवाज कैबिन की ठंडक में और भी नुकीली लग रही थी। तो आप मेरी माँ को रास्ते में मेरे गुणगान सुना रही थी, जंगली बिलौटा, अड़ियल घोड़ा। वर्तिका के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। माँ, ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके कान में बज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या अपनी किस्मत पर हंसे। वरदान की आवाज की गूंज अभी भी कैबिन में तैर रही थी और सुलोचना जी के चेहरे पर वही शरारती सी मुस्कान थी। वर्तिका ने अपनी कांपती हुई हथेलियों को आपस में रगड़ा और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा और बहुत ही मासूम चेहरा बनाते हुए सुलोचना जी की तरफ देखा। वह धीरे से झुकी और अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि वरदान को कम से कम सुनाई दे। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। वर्तिका ने ऐसे कहा जैसे वह जिंदगी में पहली बार उन्हें देख रही हो। उसने अपनी आंखों से सुलोचना जी को इशारा किया जिसमें साफ साफ लिखा था, प्लीज आंटी मेरा नाम मत लीजिए वरना आज मेरी लाश ही बाहर जाएगी। वह थोड़ा और करीब झुकी और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मैम, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। शायद किसी सरकारी फंक्शन में या कहीं और। सुलोचना जी ने वर्तिका के चेहरे के भावों को बड़े गौर से देखा। वह लड़की जो अभी 20 मिनट पहले ऑटो में नीम और करेले की रेसिपी सुना रही थी, अब ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वर्तिका की आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह लगभग मिन्नतें कर रही थी कि सुलोचना जी ऑटो वाली बात का पर्दाफाश न करें। सुलोचना जी ने वर्तिका की आंखों में तैरती उस मासूम दहशत को पढ़ लिया था। उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई, पर उन्होंने वर्तिका की डूबती नैया को सहारा देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने वरदान की ओर देखकर हाथ हिलाया और बड़ी सहजता से बोली, अरे नहीं बेटा वरदान, तू भी ना। इस बच्ची को तो मैंने पहली बार देखा है। अब सचिवालय में इतना स्टाफ है, पता नहीं कौन थी वो लड़की जिसने तुम्हारे बारे में वो सब कहा। मुझे लगा शायद यही हो, पर नहीं, ये तो बहुत भोली लग रही है। वर्तिका के सीने से जैसे पहाड़ उतर गया था। उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली, मानो उसे फांसी के फंदे से ऐन वक्त पर रिहाई मिल गई हो। वरदान अभी भी शक भरी नजरों से वर्तिका को देख रहे थे, पर अपनी माँ की बात काटने की उनकी हिम्मत नहीं थी। जी सर, मीटिंग के लिए स्पीच तैयार है, वर्तिका ने संभलते हुए कहा और जल्दी जल्दी अपनी ब्रीफिंग पूरी की। जैसे ही वे कैबिन से बाहर निकली, उसने अपनी मम्मी का दिया हुआ केसर वाला दूध निकाला और एक ही सांस में पी गई थी। उसे वाकई ऊर्जा की जरूरत थी। कुछ देर बाद जब वरदान बड़ी मीटिंग में व्यस्त थे, सुलोचना जी ने चपरासी के हाथ संदेश भिजवाकर वर्तिका को वीआईपी गेस्ट रूम में बुलवाया। वर्तिका के पैर कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं आंटी जी ने अपना मन तो नहीं बदल लिया। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई। सुलोचना जी सोफे पर आराम से बैठी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर पास वाली खाली जगह पर हाथ थपथपाया और कहा, आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। वर्तिका दबे पांव जाकर बैठ गई और इससे पहले कि सुलोचना जी कुछ कहती, वह सफाई देने लगी। वो आंटी, जो मैंने ऑटो में कहा था वो तो बस फ्लो में निकल गया था। सच मानिए, वरदान सर तो बहुत अच्छे हैं, वो थोड़े सख्त हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं। सुलोचना जी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उन्होंने वर्तिका का हाथ अपने हाथ में लिया और रहस्यमयी अंदाज में बोली, देखो बेटा, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी वो नीम करेले वाली शिकायत वरदान से ना करें तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। वर्तिका ने थोक गटका और हड़बड़ाते हुए बोली, जी कैसी शर्त? आज रात वरदान की बर्थडे पार्टी है शांति वाटिका में। तुम्हें वहां आना होगा और अकेले नहीं, अपने माता पिता को भी साथ लाना। वर्तिका हड़बड़ा गई थी, पर आंटी, बर्थडे पार्टी में तो बस करीबी फैमिली और दोस्त होते हैं ना, मैं तो वहां एकदम बाहर ही लगूंगी और सर को पता चला तो। सुलोचना जी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और नकली गंभीरता से बोली,
सोच लीजिए वर्तिका जी, अगर मैंने वरदान को बता दिया कि आपने उसे जंगली बिलौटा कहा है तो वो आप पर मानहानि का केस कर देगा। तो फिर नौकरी तो जाएगी ही, कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग से। वर्तिका का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए थे। नहीं 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 आंटी, केस वेस मत करवाइए, मैं आ जाऊंगी और मम्मी पापा को भी ले आऊंगी। सुलोचना जी के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई थी। उन्हें अपनी योजना सफल होती दिख रही थी। दिन भर की खींचतान और सुलोचना जी की उस प्यारी सी धमकी के बाद वर्तिका का दिमाग दही हो चुका था। ऑफिस का काम निपटाकर वह जैसे तैसे घर पहुंची। थकान का आलम यह था कि उसने कमरे में कदम रखते ही अपना बैग एक तरफ फेंका और सीधे बेड पर औंधे मुंह पसर गई थी। अभी उसने ठीक से एक सांस भी नहीं ली थी कि उसके फोन की रिंगटोन किसी खतरे के सायरन की तरह बज उठी थी। स्क्रीन पर द बीस्ट वरदान सर चमक रहा था। हेलो। वर्तिका ने अधमरी आवाज में फोन उठाया। मिस वर्तिका। दूसरी तरफ से वरदान की आवाज कैबिन की ठंडक जैसी ही नुकीली थी। आज रात की बर्थडे पार्टी का मेरा ड्रेस कहाँ है? सुबह आपने कहा था कि सब फाइनल हो चुका है, लेकिन मेरी वार्डरोब में अभी तक कुछ नहीं पहुंचा। वर्तिका के शरीर में जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह झटके से उठकर बैठ गई थी और अपना माथा पकड़ लिया था। ओह शिट! ड्रेस उसने डिजाइनर से बुक तो करवा दी थी, लेकिन शाम की आपाधापी में उसे कुरियर डेस्क से रिसीव कर वरदान के घर भिजवाना बिल्कुल भूल गई थी। वो सर एक्चुअली। वर्तिका हकला रही थी। उसका दिमाग बहाने ढूंढ रहा था। अभी फोन कान पर ही था कि उसकी मम्मी प्रभा जी कमरे में चहकती हुई दाखिल हुई। उनके हाथों में दो खूबसूरत साड़ियां थीं और चेहरे पर ऐसी चमक जैसे लॉटरी लग गई हो। वर्तू, जल्दी देखकर बताना आज कौन सी पहनूं, ये रानी पिंक या फिर वो बनारसी? प्रभा जी ने साड़ियां बेड पर फैलाते हुए कहा। सोच, आज पहली बार हम मुख्यमंत्री जी से और उनके परिवार से सामने से मिलेंगे। मेरी तो घबराहट के मारे भूखी मर गई है। वर्तिका की हालत ऐसी थी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। फोन के दूसरी तरफ वरदान का पारा चढ़ रहा था। मिस वर्तिका, क्या आप सुन रही हैं? मैं ड्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ। वर्तिका ने फोन पर हाथ रखकर धीरे से मम्मी को इशारा किया कि वह चुप रहें, पर प्रभा जी तो अपनी ही धुन में थी। अरे तू बोल क्यों नहीं रही है? तुझे पता है तेरे पापा ने तो अपना नया सूट भी निकाल लिया है। वरदान जी ने बुलाया है। आखिर इज्जत का सवाल है। वर्तिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वरदान को क्या जवाब दे कि उनकी ड्रेस ऑफिस के कुरियर डेस्क पर धूल खा रही है, या मम्मी को ये बताए कि यह इनविटेशन सुलोचना जी की ब्लैकमेलिंग का नतीजा है। वर्तिका ने एक हाथ से अपना माथा पीटा और दूसरे हाथ से फोन को कसकर पकड़ते हुए पूरी हिम्मत जुटाई। सर वो एक्चुअली बस ड्रेस रास्ते में ही है, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आप चिंता मत कीजिए, बस 10 मिनट में उसे आपके एड्रेस तक पहुंचवाती हूँ। तभी दूसरी तरफ से वरदान की ठंडी और सपाट आवाज आई, जो किसी चेतावनी से कम नहीं थी। मिस वर्तिका, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ड्रेस पहुंचने में 10 मिनट के ऊपर 10 सेकंड भी लेट हुआ तो ड्रेस के साथ अपना रेजिग्नेशन लेटर भी भेजिएगा। मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर वरदान ने फोन काट दिया था। वर्तिका ने फोन स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे वे वरदान का गला दबा रही हो। उसने गुस्से और झुंझलाहट में बेड पर पड़े तकिए को जोर से मारा और बच्चों की तरह अपना पैर पटकते हुए जोर से चिल्लाई, ये इंसान है या कोई पत्थर का बुत? 10 सेकंड लेट हुआ तो इस्तीफा। खुद तो जंगली बिलौटा है ही, मुझे भी पागल करके छोड़ेगा। प्रभा जी जो पास ही खड़ी अपनी साड़ी देख रही थी, वर्तिका का ये रूप देखकर ठिठक गई थी। अरे वर्तू, क्या हुआ? ये तो बिस्तर पर ऐसे लाते क्यों चला रही हैं? वर्तिका ने चिढ़कर मम्मी की तरफ देखा और बेड से नीचे कूदते हुए बोली, मम्मी बाद में बताऊंगी। अभी अगर मैंने 10 मिनट के अंदर सर का सूट नहीं पहुंचाया तो आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन होगा। आप साड़ी फाइनल करो। मैं अभी गई और अभी आई। वर्तिका ने हाथ में फोन पकड़ा और पागलों की तरह कमरे से बाहर भागी। पीछे से प्रभा जी की आवाज आती रही, अरे थोड़ा आराम तो कर लेती। पर वर्तिका के पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। उसने पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त को आवाज लगाई। उसकी बाइक की चाबी झपटी और हवा से बात ही करती हुई कुरियर ऑफिस पहुंची। किस्मत अच्छी थी कि पैकेट काउंटर पर ही रखा था। उसने उसे पकड़ा और पूरी रफ्तार से शांति वाटिका की तरफ निकल पड़ी थी। रास्ते में उसने ये कंफर्म करने के लिए फोन लगाया कि वरदान सर कहाँ हैं, लेकिन फोन सुलोचना जी ने उठाया था। हेलो वर्तिका बेटा, परेशान मत हो। वरदान का सख्त ऑर्डर है कि उसका सूट सीधे उसके कमरे में पहुंचाया जाए। तुम बस यहाँ पहुंचो, मैंने गार्ड्स को बोल दिया है। सुलोचना जी की आवाज में एक सुकून भरी शरारत थी। जैसे ही वर्तिका शांति वाटिका के मुख्य गेट पर पहुंची, सुलोचना जी के आदेश पर भारी भरकम गेट उसके लिए तुरंत खोल दिए गए थे।
बाइक पार्क करके वर्तिका की नजरें चारों तरफ घूमी। उसने शांति वाटिका की खूबसूरती के बारे में सुना तो बहुत था, पर यह जगह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और हसीन थी। मखमली घास, सलीके से तराशे गए पौधे और रात की रोशनी में चमकता महल जैसा बंगला। पर वर्तिका के पास खूबसूरती निहारने का वक्त नहीं था। उसने अपनी घड़ी देखी। 10 मिनट पूरे होने में सिर्फ 55 सेकंड बाकी थे। हे भगवान, आज लॉर्ड गवर्नर के प्रकोप से बचा लेना। वह तेजी से लिफ्ट में घुसी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वह बाहर की तरफ झपटी। उसने देखा कि वहां एक फीमेल सर्वेंट पहले से ही खड़ी है। उसने वर्तिका को वरदान के रूम के बाहर ले जाकर छोड़ दिया था। सामने वरदान के कमरे का बड़ा सा दरवाजा था। वर्तिका ने नौकरानी के कहने पर ठीक 2 सेकंड पहले कमरे के अंदर कदम रख दिया था। कमरे के अंदर कदम रखते ही वर्तिका की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। पूरे 10 मिनट, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। उसने राहत की एक ठंडी सांस ली और कमरे के सन्नाटे को महसूस किया। सर, वरदान सर, उसने दबी आवाज में पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। सामने आलीशान किंग साइज बेड था। वर्तिका ने जल्दी से सूट का पैकेट बेड पर टिकाया और उसे करीने से सीधा कर दिया। चलो, गर्दन तो बच गई। उसने बुदबुदाते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा। जैसे ही वह जाने के लिए पलटी, अचानक कमरे की हवा का रुख बदल गया था। उसे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक भारी और गर्म साया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही दब गई थी। सामने वरदान खड़ा था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और वह सिर्फ एक सफेद टॉवल में था जो उसकी कमर पर लापरवाही से लिपटा था। उसकी चौड़ी छाती पर पानी की लकीरें चमक रही थीं, लेकिन वर्तिका का ध्यान उसकी आंखों पर गया। वरदान की आंखें गुस्से से दहक रही थीं, जैसे कोई लावा उबल रहा हो। सर, वो मैं सूट। वर्तिका हकलाने लगी थी। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा था। इससे पहले कि वे एक शब्द और बोल पाती, वरदान ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे पीछे की तरफ मोड़कर उसकी कमर पर पिन कर दिया था। वर्तिका पूरी तरह उसके नग्न और ठंडे सीने से जा टकराई थी। मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? वरदान की आवाज उसके कान के पास किसी घायल शेर की दहाड़ जैसी धीमी और खतरनाक थी। वर्तिका की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वरदान की पकड़ लोहे की जंजीर जैसी सख्त थी। उसकी गर्म सांसें वर्तिका की गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। सर, सर, छोड़िए मुझे, आप गलत समझ रहे हैं, वर्तिका ने कांपती आवाज में कहा और अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वरदान ने उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा इस कदर था कि लग रहा था कि वो अभी सब कुछ राख कर देगा। गलत समझ रहा हूं? मेरी प्राइवेसी में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किसने हक दिया तुम्हें मेरे बेडरूम तक आने का? वरदान की आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। सर, वो सुलोचना आंटी, उन्होंने ही कहा था कि सीधा सूट आपके कमरे में। वर्तिका ने हिम्मत जुटाकर सच बताने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर के मारे आंसू तैरने लगे थे। वह बस इतना चाहती थी कि वरदान एक पल के लिए उसकी बात सुन ले, लेकिन वरदान इस वक्त कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। टॉवल में लिपटे उसके जिस्म की गिरती पानी की बूंदें और उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा वर्तिका की हिम्मत तोड़ रहे थे। जैसे ही वर्तिका ने दोबारा सुलोचना जी का नाम लेना चाहा, वरदान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया। पर उस फुसफुसाहट में जहर था। बहाने मत बनाओ। मुझे लगा था कि तुम काम के प्रति सिंसियर हो, पर तुम तो लिमिट्स ही भूल गई। तुम भी और लड़कियों जैसी ही हो जिसे सीएम के कमरे तक पहुंचना है। सर, मैंने कहा ना, इनफ, यू आर फायर्ड। उसने एक पल भी ठहराव नहीं लिया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पत्थर जैसी आवाज में कहा, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा बचा कुचा धैर्य भी जवाब दे जाए। वर्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह वहीं जम सी गई थी। वर्तिका के कानों में फायर्ड शब्द किसी धमाके की तरह गूंज रहा था। अपमान और दुख के बीच अचानक उसके अंदर एक तीखा गुस्सा आ गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ झटके से छुड़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए रुआसी लेकिन कड़क आवाज में बोली, पर सर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, मुझे सुलोचना आंटी ने। बस। वरदान की आवाज और भी सर्द हो गई थी। उसके बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी थी। उसने एक कदम वर्तिका की तरफ बढ़ाया।
उसके गीले बदन से आती शैम्पू की खुशबू और आंखों का वो जानलेवा गुस्सा वर्तिका को पीछे हटने पर मजबूर करने लगा था। आई सेड गेट आउट। वरदान की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा ठंडा गुस्सा था कि कमरे की हवा तक जम गई थी। उसने बेड से उठाकर अपना सफ़ेद बाथरोब पहना और फिर बिना किसी जल्दबाजी के एक शिकारी की तरह धीरे धीरे वर्तिका की तरफ बढ़ने लगा था। वर्तिका का दिल जैसे गले में अटक गया था। वह बदहवास होकर पीछे हटने लगी थी। सर सुनिए तो, आप करीब मत आइए। वर्तिका की आवाज़ कांप रही थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वरदान की आंखों में जलता हुआ गुस्सा उसे जैसे पीछे धकेल रहा था, पर वो अपना सच साबित करना चाहती थी। वर्तिका को एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसके पैरों के नीचे संगमरमर का फर्श खत्म होकर बालकनी की टाइल्स शुरू हो चुकी थी, जिसकी रेलिंग मरम्मत के कारण आधी खुली हुई थी। वरदान का साया उस पर हावी हो रहा था। वर्तिका ने जैसे ही वरदान की नज़दीकी से दूर जाने के लिए एक कदम और पीछे लिया, ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। वरदान अब उससे 2 कदम दूर था। मैंने कहा था बाहर जाओ। वर्तिका ने उससे दूर जाने के लिए एक और कदम पीछे लिया और तभी उसका पैर खाली जगह पर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ गया था। सर! उसकी चीख हवा में गूंज उठी थी। अगले ही पल उसका शरीर पीछे की ओर झुका और वह बालकनी के खुले हिस्से से नीचे की तरफ फिसल गई थी। नीचे लॉन में चल रही पार्टी की रोशनियां चमक रही थी, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन उस पल वर्तिका के लिए दुनिया जैसे थम गई थी। उसने घबराकर हाथ ऊपर फेंके। वरदान की आंखें एकदम फैल गई थीं। मिस वर्तिका! वह झटके से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन पकड़ पूरी तरह मजबूत नहीं थी। वर्तिका आधी हवा में लटक गई थी। नीचे गहरी अंधेरी खाई जैसी दूरी थी। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। उसने घबराकर वरदान की कलाई को कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए थे। वरदान की भौहें सिकुड़ गई थीं। हल्का सा खून भी उभर आया था, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा था। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। डोंट मूव, उसने दांत भींचकर कहा। वर्तिका की सांसें बेकाबू थीं। उसकी उंगलियां अभी भी उसकी त्वचा में गड़ी हुई थीं। वरदान ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। वर्तिका आधी हवा में लटक रही थी। नीचे पार्टी की रोशनियां चक्कर काटती हुई लग रही थीं। उसकी सांसें बेकाबू थीं। उसे लगा वरदान उसे ऊपर खींच लेगा, लेकिन वरदान की आंखें अचानक सिकुड़ गई थीं। उसने झुककर उसे गौर से देखा, जैसे अचानक कोई पुरानी याद उसके दिमाग में कौन गई हो। 1 मिनट। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें खतरनाक ठंडक थी। तुम। वर्तिका की उंगलियां अभी भी उसकी कलाई में धंसी हुई थीं। वरदान की नजरें उसके चेहरे पर जम गई थीं। माँ से ऑटो में जो लड़की मिली थी, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वो तुम ही थी ना? वर्तिका का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया था। वरदान के होठों पर हल्की सख्ती आ गई थी। और तुमने मुझे क्या कहा था? उसने थोड़ा और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया। जंगली बिलौटा। वर्तिका की आंखें डर से फैल गई थीं। वरदान की पकड़ अचानक थोड़ी ढीली हुई। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, एक बार फिर बोलो। वर्तिका ने घबराकर नीचे देखा। उसकी उंगलियां और कस गई थीं। वरदान ने ठंडे लहजे में कहा, बोलो। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वरना मैं हाथ भी छोड़ सकता हूँ। वर्तिका की चीख गले में ही अटक गई थी। नीचे अंधेरा था, ऊपर वरदान की खतरनाक आंखें और उसकी पकड़ धीरे धीरे सच में ढीली होने लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर ही मुझे एनर्जी मिलती है न्यू पार्ट लाने की, तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.